नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 29 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के बारे में जो आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंट इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम पढ़ेंगे सेनेटरी ऑफ शहीदी साका पंजा साहिब के बारे में। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे डर्टी बॉम्ब के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन समय रहते कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीम हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से अमेरिका का लगभग 160 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। मतलब 5% उनकी जीडीपी का, जो कि उनके की इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि देखिए, जो G20 कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल एमिशन का 3/4 पार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और वो कुछ ऐसा खास नहीं कर रही हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। 6 G20 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर भारत भी सम्मिलित है जिन्होंने अब तक ग्लोबल मीथेन प्लेज पर साइन नहीं किए हैं। अगर हम पिछले कुछ समय से पिछले 30 सालों के अंदर भारत का जो रेनफॉल पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, जिसकी वजह से भारत में होने वाली कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रभावित हुई हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़। अगर हम बात करें अर्थ के ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर की तो 1850 और 1900 के एक एवरेज के मुताबिक ये लगभग 1 डिग्री बढ़ गया है कंपेयर अगर हम 1850 और 1900 से करते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से ये G20 के बारे में रिपोर्ट दी गई है, इसके अंदर ये जो रिपोर्ट दी गई है ये G20 कंट्रीज़ का एक क्लाइमेट एक्शन प्लान है और इसके अंदर कहा गया है कि जो ट्रांजिशन है ये नेट ज़ीरो एमिशन इकोनॉमीज़ के लिए बनाया गया है ताकि एक एनुअल रिव्यू किया जा सके G20 कंट्रीज़ का कि उनका जो क्लाइमेट एक्शन है उस पर वो कितना काम कर रही हैं प्रभावी तरीके से। अब देखिए, ये जो प्रिपेयर किया जाता है ये प्रिपेयर किया जाता है 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिसके अंदर मेजॉरिटी रहती है G20 कंट्रीज़ की। अगर हम बात करें कि भारत ने कौन कौन सी क्लाइमेट प्लेज अब तक ली हुई है, तो भारत के ने नेट प्लेज ली है जो कि है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की 2070 तक। भारत का ने प्लेज ली है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है, मतलब हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी अपनी जीडीपी के 45% तक 2005 के लेवल को कंपेयर करते हुए 2030 तक कम करेंगे। इसके बाद हमने एक प्लेज ये भी ली है कि हम अपनी जो 50% एनर्जी है उसे नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जनरेट करेंगे 2030 तक। और मिशन लाइफ की प्लेज भी इंडिया ने क्लाइमेट प्लेज के अंडर ली हुई है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं साका पंजा साहिब को। साका पंजा साहिब बेसिकली क्या है? देखिए, गुरुद्वारा मैनेजमेंट बॉडीज़ जो हैं दोनों साइड्स की, भारत की और पाकिस्तान की, भारत की तरफ से जो अमृतसर बेस्ड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और पाकिस्तान से पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, ये एक जॉइंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं सेंटेनरी, मतलब 100 साल पूरे होने के, जहां पर एक मैसेकर हुआ था। और ये जगह है शहीदी साका पंजा साहिब में, जो कि हंसल अब्दल सिटी में है, अटोक डिस्ट्रिक्ट की, जो पंजाब प्रोविंस में आता है पाकिस्तान के एरिया में। अब बेसिकली ये साका पंजा साहिब जगह ऐसी क्या है, क्या इसका एक कोई हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, 30 अक्टूबर 1922 को यहाँ पर एक ट्रेन गुजर रही थी जो अमृतसर से अटोक जा रही थी, जिसके अंदर सिख प्रिजनर्स थे। ये उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ पर सिख जो थे उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे यहाँ पर लंगर, ताकि जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है ताकि उन प्रिजनर्स को, जो सिख प्रिजनर्स हैं, हम उन्हें लंगर खिला सकें। लेकिन
उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की जो रेलवे अथॉरिटीज़ थी उन्होंने मना कर दिया कि ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, जिसके प्रोटेस्ट में यहाँ पर पंजा साहिब से आए, वहाँ के जो नियर बाय में पंजा साहिब है, वहाँ से आए लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट कर दिया और वो रेलवे लाइन पर बैठ गए। रेलवे लाइन पर बैठने के बाद ट्रेन जब आई तो ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन तब रुकी जब यहाँ पर 2 लोग की मृत्यु हो गई और कुछ प्रोटेस्टर्स जो थे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसके अंदर महिलाएं भी थी। ये जो सिख कम्युनिटी थी ये वहाँ के नियर बाय एरिया पंजा साहिब से संबंधित है। पंजा साहिब के देखिए लंगर जो है ये एक कम्युनिटी किचन फूड होता है जो कि सिख ज़्यादातर सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये सिख लोग जो हैं ये अक्सर चलाते हैं। इसमें फ्री में लोगों को खाना खिलाया जाता है और उस समय भी ये जो सिख प्रिजनर्स थे उनको खाना खिलाने के लिए ये उस ट्रेन को रुकवाना चाहते थे जब ये इंसिडेंट हुआ था। इसके प्रोटेस्ट में जो सिख है उन्होंने रेलवे ट्रैक को रोक दिया गया था। जब ट्रेन अप्रोच हुई ट्रेन नहीं रोकी गई, जिसकी वजह से कई सारे सिख जो है प्रिजनर्स जो है वो मारे गए थे। सॉरी, सिख प्रिजनर्स नहीं मारे गए थे, वो सिख मारे गए थे जो ट्रेन की पटरियों पर बैठे गए थे। ट्रेन तो फाइनली रुक गई, लेकिन जो भाई करम सिंह थे और भाई प्रताप सिंह ऑन स्पॉट उस समय जो चोटें आई थी उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तभी के बाद से, इस इंसिडेंट के बाद से उस जगह पर वहाँ पर मैटरेड ऑफ साका पंजा साहिब मनाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पर अपने राइट्स के लिए लड़ते हुए सिखों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी जान दी थी। तो तब से इसे मनाया जा रहा है और अब इसे कंप्लीट हो गए हैं 100 साल। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है ये सिर्फ मात्र 100 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक ने भी यहाँ पर विजिट किया था। अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की तो देखिए जो गुरु पंजा साहिब की श्राइन है ये हसल अब्दुल जो पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है यहाँ पर है। ये साका पंजा साहिब के जो इंसिडेंट हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा पुरानी एक इसको एंशिएंट साइट बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो गुरुद्वारा जब बनाया गया था ये उस जगह बनाया गया था जहाँ पर गुरु नानक देव अपने कंपेनियन भाई मर्दाना के साथ विजिट कर एक बार गए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक लोकल सेंट थे जिनका नाम था वाली कंधारी। वो काफ़ी रूड हुए थे जब नानक यहाँ पर आए थे और उन्होंने भाई मर्दाना को उस समय पानी देने से मना कर दिया था जब वो काफ़ी ज़्यादा प्यासे थे अपने, क्योंकि उनके पास एक नेचुरल फाउंटेन था उनके डेरा के पास। इसके अलावा उन्होंने गुरु नानक देव पर एक पत्थर भी, उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर, एक शिलालेख जिसे कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा पत्थर उन्होंने नानक की तरफ भी फेंका था, जिसे नानक ने अपने पंजे से, अपने हाथ से रोक दिया था। और उसके बाद वहाँ पर एक कुछ चमत्कारी तरीके से एक फाउंटेन अपने आप उजागर हो गया था पानी का। अब जो बाउल्डर गुरु नानक की तरफ फेंका गया था जिसके ऊपर उनका पंजा भी छपा हुआ है वो अभी भी इस गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है। बाद में लेटर महाराजा रणजीत सिंह और उनके जो जनरल थे हरि सिंह नालवा, उन्होंने यहाँ पर एक गुरुद्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया था नानक साहिब की विजिट को ध्यान में रखते हुए और उसे सेलिब्रेट करने के लिए। अब बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए डिप्लोमेट्स का कहना ये है कि रशिया यूक्रेन के द्वारा यूज़ किए गए डर्टी बॉम्ब का एक्यूजेशन उठाने वाला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। वो यूक्रेन को डर्टी बॉम्ब यूज़ करने के लिए एक्यूज़ करने वाला है। ये रशिया की इंटेंशन है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये एक्यूजेशन उठाए कि रशिया जो है वो डर्टी बॉम्ब से अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर हम बात करते हैं डर्टी बॉम्ब बेसिकली क्या है या रशिया ऐसा क्यों कह रहा है, देखिए रशिया का कहना ये है कि ये एक न्यूक्लियर टेररिज्म है और रशिया कहता है कि अगर आप डर्टी बॉम्ब का यूक्रेन यूज़ करता है तो इसे एक न्यूक्लियर एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म माना जाएगा। यूनाइटेड नेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशंस में रशिया के खिलाफ जनरल असेंबली ने इलीगल एनेक्सेशंस पर अपनी वोट दी थी और उन्होंने रशिया को कंडेम किया था कि उन्होंने यूक्रेन के 4 हिस्सों को ऑक्यूपाई कर लिया है और रशिया का पार्ट घोषित कर दिया है। अगर हम बात करते हैं डर्टी बॉम्ब की तो डर्टी बॉम्ब बेसिकली होता क्या है, देखिए डर्टी बॉम्ब के अंदर एक कॉम्बिनेशन रहता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स और एक्सप्लोजिव्स का। इन डर्टी बॉम्ब्स का मुख्य एम ये होता है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को स्प्रेड कर सकें
ताकि जो वो एरिया है जहाँ पर भी ये बम फटता है वो कंटेमिनेट हो सके और उससे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जहर फैल सके। अब ये न्यूक्लियर बम से काफ़ी अलग है। इसका जो यूटिलाइजेशन है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से किया जाता है एक्सप्लोजन करने के लिए, मतलब उस समय जगह पर या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर विस्फोट करने के लिए। जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं डर्टी बॉम्ब के अंदर वो है सीजियम 137 RDX जो एक एक्सप्लोजिव्स है, और हाई एनर्जी गामा एमिटर्स जैसे कि कोबाल्ट 60। अगर हम बात करते हैं कि क्या भारत की पोजीशन ऐसी है कि वो डर्टी बॉम्ब्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो देखिए भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसे ये एरियल गामा स्पेक्ट्रोमेट्री सिस्टम कहते हैं, जो कि जो शील्डेड और हिडन डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी ये इस डर्टी बॉम्ब को डिटेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें कि अदर टेक्नोलॉजीज़ की, तो बार्क ने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं जिससे ये सॉलिड और लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर भी इस डर्टी बॉम्ब को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन समय रहते कंप्लीट कर सके। धन्यवाद।